बूढ़ी माँ के लिए अपने ही घर में ढंग का कमरा नहीं था। उनके बेटे और बहू उन्हें छत पर बने टीन के कमरे में रहने के लिए छोड़ दिया था। वहाँ ना तो पंखा लगा था। जब गर्मी होती थी तब उनका बुरा हाल हो जाता था। जब ठंडी हवाओं से वह इतना ठंडा जाती थी कि पूछो ही मत। लेकिन बेटे और बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह दोनों तो अपने में ही मस्त रहते थे। बहू पोते और पोतियों के साथ उन्हें ना तो खेलने देती थी और ना ही पास आने देती थी। वह अपने बच्चों के पास जाने के लिए तरसती रहती थी, लेकिन बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेटा भी इन सब चीज़ों को अनदेखा किया करता था। कामिनी जी ऊपर छत पर बने हुए कमरे में चारपाई पर पड़ी हुई हैं। हफ्ते भर से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खांस खांस के छाती में दर्द होने लगा है। बेटे बहू को अपनी माँ से कोई मतलब नहीं है। बेटा बहू अपने बच्चों के साथ नीचे रहता है, जिसके ऊपर छत पर कोने में छोटा सा कमरा बना हुआ है, जिसमें टूटी फूटी चारपाई पड़ी हुई है। कमरे के ऊपर टीन शेड डाला है, जिसकी वजह से बहुत गर्मी लगती है। उस कमरे में पानी के लिए एक मटका रखा है। उसके ऊपर एक गिलास रखा है। कामिनी जी लगभग 65 बरस की हैं। वैसे तो वह नीचे आ जाती हैं और अपनी बहू के काम में हाथ बटा देती हैं, लेकिन इतने दिनों से उनकी तबीयत खराब है तो वह नीचे भी नहीं आ पा रही हैं। ऊपर अकेले कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती हैं। बहू बेटे भी उनके पास बस 2 मिनट के लिए ही आते हैं, जब उनके मटके में पानी भरना होता है या फिर खाने के लिए कुछ भेजना हो। तभी शाम के समय बेटा खिचड़ी लेकर आता है और बाहर से ही कमरे के अंदर सरका देता है। कामिनी जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा जरा अंदर तो आओ, मेरे पास थोड़ी देर बैठो। मैं तो इस कमरे में अकेले बैठ बैठ कर बोर हो गई हूँ। मेरा बहुत जी घबराता है। मुझे नीचे वाले कमरे में ले चलो। इधर तो मुझे कोई भी नहीं दिखता है। कम से कम मेरे आँखों के सामने तुम सब दिखते रहोगे तो मेरा मन लगा रहेगा। बेटा तुरंत मना करते हुए कहता है, अरे माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इतना खांस रही हो। मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी और मुझे तो 10 काम करने होते हैं। अगर मैं बीमार पड़ गया तो सारे घर के काम कौन देखेगा। कामिनी जी फिर से अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तुम एक बार इस कमरे के अंदर आकर देखो तो इस कमरे में कितनी गर्मी लगती है। अगर तुम मुझे नीचे नहीं ले जा सकते हो तो कम से कम इस कमरे में एक पंखा तो लगवा दो। थोड़ी देर में बेटा एक टेबल फैन नीचे से लेकर आता है और कामिनी जी के कमरे में बाहर से ही लगा देता है और कहता है, इसको छूना मत, इसमें करंट आता है, बस इसको चलने देना। सुबह बहू चाय देने आती है तो कामिनी जी पर चिल्लाते हुए कहती है, एक हफ्ते से अपनी सेवा करवा रही हो, अब जल्दी से ठीक हो जाओ। पूरे घर के काम कर रही हूँ। घर की काम वाली बनाकर रख दिया है तुमने। जल्दी से ठीक हो करके आओ। घर में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, उनको साफ करना है, साफ सफाई करनी है। बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, उनको भी घुमाने ले जाना। अब तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक लग रही है, दवाई खाकर नीचे आ जाओ। कामिनी जी दवाई खाने के बाद आराम करने लगती हैं। शाम को जब सोकर उठती हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है।
तो वह सोचती हैं कि चलो अब नीचे चलती हूँ, उधर सबके साथ बैठूंगी तो अच्छा लगेगा। जैसे ही वह नीचे आई हैं तो पोता पोती भागकर अपनी दादी के पास आने लगते हैं, लेकिन बहू बीच में ही अपने बच्चों को पकड़ लेती है और कहती है, तुम अभी उनके पास नहीं जाओगे, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बीमार पड़ जाओगे उनके साथ में। जाओ अपने कमरे में जा करके खेलो। बेचारे बच्चे उदास होकर के अपने कमरे में चले जाते हैं। कामनी जी का बहुत मन होता है कि वह अपने पोते पोती के साथ थोड़ा सा खेलें, उनके साथ बात करें, लेकिन बहू उनको पकड़ करके अपने कमरे में ले गई और वापस आकर कामनी जी से चिड़चिड़ाते हुए कहती है, रसोई में जाओ, बहुत सारे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, पहले उनको साफ कर दो, फिर कुछ और काम करना। बहू, मेरी तबीयत इतने दिनों से ठीक नहीं है, तुम्हें तो पता है मुझसे इतने सारे बर्तन धुले नहीं जाएंगे, मैंने तो ढंग से खाया पिया भी नहीं है, इस वजह से चक्कर भी आ रहे हैं, कुछ दिन और आराम कर लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हारे साथ सारे काम करने लगूंगी। हाँ, तुम तो बस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहती हो, कुछ काम बता दो तो बहाने बनाने लगती हो। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है, जा करके सारे काम खत्म करो। मन मारकर कामिनी जी रसोई में जाकर धीरे धीरे बर्तनों को साफ करने लगती हैं। बर्तन साफ करके जैसे ही फ्री होती हैं, देखती हैं कि सारा घर तो बिखरा पड़ा है, साफ सफाई भी करनी है। झाड़ू उठा करके पूरे घर को साफ कर देती हैं, फिर पोछा लगाती हैं। काम करने के बाद कामनी जी थक जाती हैं और जा कर के हॉल में पड़े हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती हैं और बैठे बैठे सोचती हैं कि जब पति थे तो कितने अरमानों के साथ इस घर को बनवाया था। एक एक कोना मेरे पति ने मेरे हिसाब से बनवाया था, सब कुछ अपने हिसाब से मैंने सजाया संवारा था इस घर को, लेकिन जब से बहू घर में आई है तब से तो ऐसा लगता है कि यह घर अपना ही नहीं पराया लगता है। बहू घर के काम धाम तो कराती है, लेकिन किसी भी कमरे में जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं किसी कमरे में जाती हूँ तो पीछे से बहू टोक देती है, अरे माँ जी, तुम उस कमरे में क्यों जा रही हो, तुम्हारा तो उस कमरे में कोई सामान नहीं है, वह कमरा तो बच्चों का है, आप अपने कमरे में ऊपर जाकर बैठो। आज मेरी बहू ने मेरे ही घर में मुझे पराया कर दिया है। रसोई में भी बर्तन धोने का काम मैं करती हूँ, खाना बहू अपने हिसाब से बनाती है, अपने हिसाब से ही खाने को देती है। कभी मैं अपनी बहू से बोलूँ कि बेटा कुछ अच्छा खाने का मन है तो बना लो, तो फटाक से मना कर देती है। मैं घर में दो दो बार चीज़ बनाने वाली नहीं हूँ, एक बार घर में जो खाना बन गया है बस वही खा लो। और तो और बहू रसोई में मुझे अपनी पसंद का खाना बनाने भी नहीं देती है, कहती है सारी चीज़ों को बर्बाद करती हो, बहू चटोरी जीभ है तुम्हारी, इतनी बूढ़ी हो गई हो लेकिन जीभ पर लगाम नहीं है, तुम्हारी बच्चों जैसी हरकतें हैं, कभी यह खाने का मन करता है तो कभी वह खाने का मन करता है। कामिनी जी अपनी बहू की वजह से मन ही मन बहुत दुखी रहती हैं। पता नहीं बेटे को यह सब चीज़ दिखती भी ना हो या सारी चीज़ देखकर फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी माँ घर में कितना काम करती है, उसकी पत्नी माँ के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन
फिर भी बेटा कुछ नहीं कहता है, चुपचाप सुनता रहता है। कामिनी जी को अपने बेटे की चुप्पी भी पसंद नहीं आती है, लेकिन क्या करें, बेटे बहू को छोड़ करके कहाँ जाएं? रहना तो उनके पास ही है। अब जैसे रख रहे हैं वैसे रहेंगे, कोई दूसरा सहारा भी तो नहीं है बेटे बहू के अलावा। इसलिए चुपचाप से वह परायों की तरह उस घर में रहती हैं, काम करती रहती हैं। बहू जो बनाकर दे देती है वह खा लेती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन होती है। ऐसा लगता है कि घर को छोड़ करके कहीं चली जाऊं, या फिर कुछ ऐसा करें जिससे बेटे बहू पर उन्हें आश्रित ना रहना पड़े। पर क्या करें, मुझे तो कुछ ऐसा पता भी नहीं जिसको करके मैं कुछ पैसे कमा सकूं और अपना खर्चा उठा सकूं। अपने बहू बेटे के आगे पैसों के लिए हाथ ना फैलाने पड़े। एक दिन कामिनी जी अपने पड़ोस की सहेली के साथ सब्जी लेने के लिए जाती हैं तो उधर ही एक लॉटरी वाला बैठा होता है। कामिनी जी की सहेली लॉटरी को खरीद लेती हैं और वह कामिनी को भी जोर देकर कहती हैं कि तुम भी एक लॉटरी खरीद लो, क्या पता तेरी किस्मत निकल जाए और किस्मत चमक जाए, तेरे बुढ़ापे पर बहुत काम आएगी। पहले तो कामिनी जी लॉटरी लेने से आनाकानी करती हैं, लेकिन फिर अपनी सहेली के जोर देने पर वह अपने बचत के पैसे से 300 रुपये की लॉटरी खरीद लेती हैं। खरीद कर अलमारी में रख देती हैं और भूल जाती हैं। शाम को कामिनी जी अपने दोनों पोते पोती के साथ पास के ही पार्क में खिलाने के लिए ले जाती हैं, लेकिन गलती से झूले से पोती गिर जाती है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। खून निकल आता है, तेज तेज रोने लगती है। कामिनी जी अपनी पोती को देख करके घबरा जाती हैं और उसको चुप कराती हैं। फटाफट से घर लेकर आती हैं, लेकिन उनको डर लग रहा था कि पता नहीं अब बहू उनके साथ क्या व्यवहार करेगी, क्या कहेगी। डरते हुए घर में आती है तो देखती है कि सामने डाइनिंग टेबल पर बहू बैठ करके चाय पी रही है। जैसे ही उसने अपनी बेटी को रोती हुई देखा तो भाग कर आई और बेटी के चोट को देखते ही ऐसे बरस पड़ी कि बच्चों का ढंग से ख्याल नहीं रखती हो, पार्क में ले जाती हो और अपनी सहेलियों के साथ गप्पे करती रहती हो। अरे, जब बच्चों को खिलाने के लिए जाती हो तो उन पर पूरा ध्यान दिया करो। मेरी बेटी को इतनी चोट लगा दी तुमने। अपनी पोती को चोट लगने का दुख तो कामिनी जी को भी था। वह डरते डरते अपनी बहू से कहती है, बेटा मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, मैं तो अपनी पोती के पास खड़ी खड़ी उसको झूला झुला रही थी, लेकिन पास में खड़े एक लड़के ने उसको धक्का दे दिया, इसलिए वह गिर गई। कामिनी जी की बात सुन करके बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वह पास में ही रखी चप्पल उठा करके कामिनी जी की तरफ फेंक देती है। चप्पल कामिनी जी के सर पर आकर जोर से लगती है। बहू चप्पल फेंककर चिल्लाते हुए कहती है, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रख सकती हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें अपने घर में अब एक पल भी नहीं रहने दूंगी। आने दो तुम्हारे बेटे को, कल सुबह ही तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आएंगे। बहू को तो अपनी सास को घर से भगाने का मौका चाहिए था और उसको मौका भी मिल गया। उसने अपने पति को भी अपनी तरफ करके अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने का पूरा प्लान बना लिया था। कामिनी जी अपने कमरे में
आ कर के फूट फूट कर रोने लगती हैं और सोचती हैं कि मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मेरी बहू ने तो मेरे बुढ़ापे में जरा सी भी इज्जत नहीं रखी। आज मेरी बहू ने मुझे चप्पल से मारा। यह बात कामिनी जी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बार बार इस बात को सोच सोच कर फूट फूट कर रोए जा रही थी। उनको तो ऐसे लग रहा था कि अभी के अभी भगवान उनको इस धरती से उठा लें। अब उनको नहीं जीना है। किस लिए जीना, किसके लिए जीना? अब तो उन्हें अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। उनको तो लग रहा था कि अब वह इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि अब चाहे वृद्ध आश्रम में रह लेंगी, लेकिन बेटे बहू के साथ नहीं रहेंगी। अब बस बहुत हो गया। बहू इतने अत्याचार करती है, दिन भर काम कराती है, गिन गिन कर खाने को देती है। बेटा सब कुछ देखता है, कुछ भी नहीं बोलता है। और आज तो हद ही हो गई। आज बहू ने मुझे चप्पल से मारा। वह अपनी अलमारी से सामान एक बैग में निकाल लेती हैं और खुद ही वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुबह होते ही बेटा बहू कहते हैं, तुम अपना सामान लगा लो, हम तुम्हें आज वृद्धाश्रम छोड़कर आएंगे। हाँ बेटा, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना सामान पहले ही लगा लिया है। बेटा बहू ने मेरे साथ जो किया सो किया, उसको तो मैं पूरी ज़िंदगी ही नहीं भूलूंगी, लेकिन तुमने सब कुछ जानते हुए भी मेरा साथ नहीं दिया। अपनी पत्नी से कुछ ना कहकर मुझे वृद्धाश्रम भेज रहे हो। यह तुम सही नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमने एक बार भी मेरे पास आकर यह पूछने की कोशिश की कि माँ क्या बात थी? तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया? बेटा अपने माँ की बात को अधूरा छोड़कर ही बेटा अपनी कार की चाबी लेकर के बाहर खड़ा हो जाता है और कहता है, जल्दी से आओ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। कामिनी जी कार में बैठ जाती हैं। बेटा बहू उनको वृद्ध आश्रम के दरवाजे तक छोड़कर वापस आ जाते हैं। वह अपनी माँ को मुड़कर भी नहीं देखते हैं, लेकिन कामिनी जी अपने बेटे की कार को तब तक देखती रहती हैं जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो जाती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, बेटा कैसा भी हो। धीरे धीरे कामिनी जी का मन वृद्धाश्रम में लगने लगा है। वृद्धाश्रम में उनके जैसे ही और भी महिलाएं होती हैं, जिनके साथ वह हंसी खुशी के साथ अपनी पुरानी बातों को भूलकर जीने की कोशिश करती हैं। एक दिन वृद्ध आश्रम में कामिनी जी से कोई आकर कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। कामिनी जी सोचने लगती हैं कि 1 साल से उनसे कोई मिलने नहीं आया है, तो आज कौन मिलने आया है। वह बाहर आकर देखती हैं तो दौड़कर गले लग जाती हैं। अरे यह तो उनके पड़ोस वाली सहेली हैं, जिनके साथ वह अपने सुख दुख की बातें किया करती थी। कामिनी जी की सहेली कमला उनसे कहती है, अरे कामिनी, तुझे याद है जब हम सब्जी लेने गए थे तो हम दोनों ने लॉटरी खरीदी थी। तुम्हारा नंबर भी मैंने ले लिया था। अरे तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है। तुम्हें कुछ खबर भी है क्या? मैं यही खुशखबरी तुम्हें देने आई हूँ। और कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढा है। मैंने तुम्हारे बेटे बहू से कितनी बार पूछा, उन्होंने मुझे एक बार भी सही जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने उन्हें लॉटरी वाली
बात बताई। तब उन्होंने तुम्हारा पता बताया। लॉटरी की बात सुन करके कामनी जी भी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे राम, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह तो बहुत सारे पैसे हैं, पर मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँगी। ठीक है, मैं अपने पैसे वृद्ध आश्रम में ही यह सारे पैसे दे दूँगी, जिससे मेरी जैसी और भी औरतें की मदद होगी जिनके बच्चे उनको धोखा दे देते हैं। लॉटरी के बाद सारे वृद्धाश्रम में फैल जाती है और सभी कामनी जी को बधाई देने लगते हैं। कामनी जी को उनके पैसे मिल जाते हैं और वह उन पैसों को वृद्धाश्रम में देने का विचार करती हैं कि 2 दिन बाद ही उनके बेटे बहू वृद्धाश्रम में उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, माँ जी आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। आपके बिना घर में अच्छा नहीं लगता है। और बहू तो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। माँ जी, जब से आप इधर आई हो, घर में बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आप मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो, घर चलो। कामनी जी बहू बेटे की सारी चालाकियों को समझ जाती हैं और कहती हैं, बेटा 1 साल में तुम्हें आज याद आई है मेरी। एक बार भी तुम दोनों में से कोई मिलने नहीं आया। 1 साल में तुम्हें याद नहीं आई क्या मेरी, जो आज लेने आए हो। सच सच बताओ, मेरी याद आई है या मेरे पैसों की। कामनी जी की इतनी सी बात सुनते ही बेटा बहू दोनों ही भड़क जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या करोगी इतने सारे पैसों का। मेरे साथ घर चलो, यह पैसे मुझे दे दो, इन पर मेरा हक है, तुम्हारे पोते के काम आएंगे। और वैसे भी तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगी, तुम्हारे किसी काम के नहीं। तुम्हारी ज़रूरत तो वृद्धा आश्रम में पूरी हो जाती है। अगर आपका मन घर पर रहना है तो घर पर रहें, नहीं तो वृद्ध आश्रम में रहना। लेकिन घर चलकर एक बार पैसों का हिसाब किताब हम मिलकर कर लेते हैं और 2 लाख तुम अपने पास रख लेना। कामिनी जी को अपनी बहू की चप्पल वाली घटना याद आ जाती है कि किस तरह से बहू ने चप्पल मारकर उनकी बेइज्जती की थी और बेटे ने भी घर से निकालकर कितना दुखी किया था। और चारपाई से उठती है और कहती हैं, निकल जाओ वृद्ध आश्रम से, मैं तुम दोनों को अपनी लॉटरी के पैसे की 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। यह सुनकर बेटे और बहू दोनों गुस्सा होने लगते हैं। कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे और बहू हैं, इन पैसों पर तो हमारा ही हक बनता है। लेकिन कामिनी जी कहती हैं, जब मेरी देख रेख करने के वक्त तुम दोनों मुझसे कोई मतलब नहीं रखते थे और ना ही मुझे रहने के लिए ढंग का कमरा दिया था। पैसों का लालच तुम दोनों को यहाँ तक खींच लाया है। पहले तो तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ गए थे, अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। यह सब बातें बेटे बहू और कामनी जी के बीच में हो ही रही थी। तभी वहाँ के लोग कामनी जी की तरफ ही बोलने लगते हैं और कहने लगे कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं हैं, ना तो उनकी सेवा करते हैं। तो माँ बाप की किसी भी चीज़ पर बेटे और बहू का कोई हक नहीं हो सकता। यह सुनकर दोनों बेटे और बहू वहाँ से सर झुकाकर चले गए, क्योंकि सारा वृद्ध आश्रम उनकी माँ की तरफ ही बोल रहा था।
और वह दोनों अकेले थे, इसलिए जाने में ही अपनी भलाई समझे। लेकिन अब पछताने से क्या होता। कुछ समय बाद कामनी जी ने अपनी लॉटरी के पैसे वृद्धाश्रम के नाम जमा कर दिए ताकि वहाँ के लोगों को मदद मिल सके, क्योंकि वह जानती थी कि बूढ़े माता पिता का दुख क्या होता है जब उनके बेटे ही उन्हें ठुकरा देते हैं। अब कामनी जी अपनी ज़िंदगी वहीं गुजार रही थी। तो दोस्तों, कामनी जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।